हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। इसमें हम लोग कक्षा 10 के भूगोल को पढ़ रहे हैं और भूगोल के अंतर्गत जो पहला पार्ट है संसाधन और विकास, इसका चौथा भाग है ये और अंतिम भाग भी है ये। इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस चौथे भाग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मृदा संसाधन को, जिसके अंतर्गत ये 4 उसके सब टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टडी मैप देख लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि मृदा संसाधन किसे कहते हैं, मृदा संसाधन के प्रकार कितने हैं, उसका जब विकास होता है, मृदा संसाधन का विकास होता है मतलब संसाधन की दृष्टि से जब मृदा संसाधन का विकास किया गया तब उसका उपयोग हुआ, और जब उसका उपयोग हुआ तो उपयोग से होने वाले प्रभावों की हम बात करेंगे। और जब उपयोग से होने वाले प्रभावों की बात करेंगे तो डेफिनेटली मृदा का क्षरण होता है या मृदा का क्षय होता है, और हम इस अध्याय में मृदा अपरदन को देखेंगे। जब मृदा अपरदन होगा तो मिट्टी की सुरक्षा के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मृदा संरक्षण। इस तरह से इस पूरे रोड मैप के साथ हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मृदा संसाधन कहते किसे हैं। तो आपको बता दें कि जो मिट्टी है या मृदा है, मृदा को ही मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। और मिट्टी शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, ना केवल शब्द से बल्कि आप अपने दैनिक जीवन में सुबह दोपहर शाम रात मिट्टी और सिर्फ मिट्टी को देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी मानव जीवन के इतिहास में महत्वपूर्ण है। अतः हम इस मिट्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको सीधे सीधे ये बताएंगे कि मृदा संसाधन होता क्या है। तो आपको ये बता दूं कि मिट्टी ही मृदा संसाधन होती है, और यह एक महत्वपूर्ण बात नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, मतलब इस संसाधन को हम रिसाइकल कर सकते हैं। यह जो संसाधन है इसमें पौधों का विकास होता है, और जब पौधों का विकास होता है तो इससे ऑक्सीजन जनरेट होती है, और उस ऑक्सीजन के माध्यम से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण होता है, जैसे मनुष्य हो या जीव जंतु हो या पक्षी हो, सभी का पोषण मिट्टी के माध्यम से होता है। मृदा एक लाइफ सिस्टम है, एक जीवित तंत्र है, और कुछ सेंटीमीटर मात्र गहरी मृदा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मृदा कोई 2 4 6 साल का काम हो, लाखों वर्षों के विभिन्न तत्वों और कारकों के आपस में प्रक्रियाओं के माध्यम से या आपस में प्रक्रियाओं का परिणाम जो है वह मृदा होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मृदा का निर्माण होता कैसे और इसके लिए सहायक कारक कौन कौन से होते हैं। तो मृदा के निर्माण में जो सहायक कारक हैं वो ये हैं: उच्चावच, जनकशैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय। अब उच्चावच से आप लोग परिचित हैं, रिलीफ सिस्टम से, पर्वत, पहाड़, खाई इत्यादि। जनकशैल मतलब वे चट्टानें जिन पर जल और वायु की प्रक्रियाएं होती हैं, या ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकलता है उस लावे से बनी हुई चट्टानों से जो मिट्टी बनती है वह कहलाती है जनकशैल। जलवायु का प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जलवायु के प्रभाव में यदि तापमान बहुत ज़्यादा है तो उसका भी अंतर मिट्टी के निर्माण पर पड़ता है। जलवायु का असर वनस्पति पर भी पड़ता है। तो इस तरह से मिट्टी के रंग इत्यादि पर जलवायु और वनस्पतियों का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य जैव पदार्थ जैसे सड़े गले अवशेष जीव जंतुओं के, और सबसे मेन फैक्टर होता है टाइम। तो ये प्रमुख कारक हो गए। इसके साथ साथ प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की प्रक्रिया, पवन, ग्लेशियर या हिमनदी और अपघटन की प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें मिलकर मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देती हैं, और इस प्रकार ये सारी चीज़ें मिलकर मृदा को बनाती हैं। जैसे यदि हम देखें कि जनकशैल है, कोई चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर यदि हवा का लगातार दबाव पड़ेगा तो चट्टान पर धीरे धीरे करके उसका असर होगा, चट्टान अपक्षयित होगी, मतलब उसमें टूट फूट होगी। तो धीरे धीरे इसके कण ऊपर उड़ेंगे, ये कहीं और जाकर इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होकर लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया स्वरूप मिट्टी का निर्माण करेंगे। इसके अलावा यदि कोई चट्टान नीचे है और उस पर बारिश का पानी लगातार गिर रहा है, और जब बारिश का पानी गिरेगा तो इस चट्टान में से टूट फूट होगी, ये चट्टान की ऊपरी परत घिसेगी, अपक्षयित होगी, और वह पानी के साथ धीरे धीरे करके बारीक बारीक कण आगे बढ़ेंगे, नदी के किनारे जमते जाएंगे और मिट्टी का निर्माण होगा। तो इस तरह से जल और वायु का असर मृदा के निर्माण में होता है। तापमान का असर होता है कि तापमान जब बहुत ज़्यादा
गर्मी होगी, सूर्य का तापमान ज़्यादा होगा तो चट्टानों में प्रसार होगा, फैलेंगी वो। जब ठंड पड़ेगी तो सिकुड़ेंगी वो। तो इस तरह से प्रसार और सिकुड़न की प्रक्रिया में चट्टानों में टूट फूट होती है और मृदा का निर्माण होता है। तो ये आपकी समझ में आ गई एक बहुत हल्के में, हालांकि इसको बहुत डिटेल में इस अध्याय में नहीं समझना है, जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको मैंने बता दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। वो कैसे होते हैं? मृदा जैव और अजैव दोनों तरह के पदार्थों से बनती है। मतलब जैव पदार्थ क्या हो गया? ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं? पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये हो गया जैव पदार्थ। मतलब जैव पदार्थ क्यों कह रहे हैं हम इसको? पेड़ पौधे भी सजीव चीज़ें हैं, जीव जंतु भी सजीव हैं, और इनके जब अवशेष सड़े गले हो जाते हैं तो वह ह्यूमस कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मृदा के निर्माण में जैव पदार्थों का भी योगदान है, और अजैव पदार्थ जैसे हमने जनक शैलों की बात की, चट्टानों की बात की, इन अजैव पदार्थों से भी मृदा का निर्माण होता है। तो चलिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मृदा का निर्माण होता है। तो ये जो आपको ऊपर चट्टानों की तरह जो दिख रहे हैं, ये जो चट्टानें हैं, ये होती हैं अजैव पदार्थ, और नीचे जो वनस्पतियां दिख रही हैं ये हैं जैव पदार्थ। जब अजैव पदार्थ पर हवा या पानी का असर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये खनिज मृदा का निर्माण करती हैं, और जलवायु के प्रभाव के स्वरूप, जलवायु मतलब तापमान भी आता है उसमें, बारिश भी आती है उसमें, तो जब जलवायु के प्रभाव स्वरूप जैव पदार्थ प्रभावित होते हैं तो वे स्वयं को नष्ट करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और खनिज मृदा हो या ह्यूमस हो, इन दोनों से अल्टीमेटली बनती है मिट्टी या मृदा। तो इस तरह से पूरा ये मृदा के निर्माण का यह एक फ्लो चार्ट है। चलिए अब हम देखते हैं मृदाओं का वर्गीकरण, मतलब मृदा संसाधन कितने प्रकार की होती है, मृदा संसाधन के कितने प्रकार हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और इसी वजह से अनेक प्रकार की मृदाएं भारत में विकसित हुई हैं। ये डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि भारत में पर्वत, पहाड़, मैदान, द्वीप सभी कुछ हैं। तो उच्चावच की स्थिति हो गई है। भू आकृतियों की बात करें तो भू आकृतियाँ भी यहाँ पर हम पिछली कक्षाओं में भी देख चुके हैं कि किस तरह से विशाल पर्वत हैं, प्रायद्वीपीय पठार भी है, गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं, इस तरह की भू आकृतियाँ भी मौजूद हैं। जलवायु की बात करें तो भारत में भी जलवायु की भिन्नता है। कर्क रेखा के ऊपर आपको पता है कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जबकि कर्क रेखा के नीचे कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण भी मृदा के प्रकार में अंतर आ जाता है, और अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं उनसे भी अलग अलग तरह की मृदाएं विकसित होती हैं। तो आपको बता दें कि मृदा के निर्माण में जो प्रक्रिया चलती है उसके आधार पर उसके निर्माण के जो तत्व हैं, जिनका नाम मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन, ताप परिवर्तन, जनक शैल, उच्चावच स्थिति, चट्टानें, ये सारी चीज़ें, और साथ में उनके रंग, ये रंग जो है मृदा में जो वनस्पतियां होती हैं, जो वहाँ की जलवायु होती है, उसके अकॉर्डिंग इनमें कलर्स आ जाते हैं। जैसे लावा मिट्टी में जो तत्व होते हैं उसके कारण काली मिट्टी बन जाती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है, पानी के साथ जो जल के साथ जो लुढ़कते हुए जो मिट्टी के कण आते हैं वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो इस तरह से उनके रंग, उनकी गहराई, गठन, मिट्टी की आयु, उनकी रासायनिक संरचना, मतलब मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, पोटेशियम कितना है, खनिज मृदा बनती है ना, जो किनसे? चट्टानों से खनिज मृदा का निर्माण होता है। अगर मृदा में बॉक्साइड है तो वह एल्यूमिनियम का खनिज बन जाएगा, यदि मृदा में कोयले की मात्रा है तो वह कोयले का खनिज बन जाएगा। तो इस तरह से रासायनिक तत्वों की मौजूदगी से भी मृदा का प्रकार डिसाइड होता है, साथ ही मृदाओं के भौतिक गुणों के आधार पर भी हम उसके प्रकार को निर्धारित करते हैं। भारत में मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। इनमें पहली है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा। इस अध्याय में लाल और पीली मृदा को हम सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। इस तरह से हम कुल मिलाकर 6 मृदाओं का अध्ययन इस अध्याय में करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा को।
जलोढ़ मृदा की अगर हम उपलब्धता की बात करें तो आपको बता दें कि जैसा कि इसका नाम है जलोढ़, जल के साथ लुढ़क कर आने वाली मिट्टी, तो जहाँ पर जल बहुत अधिक होगा वहीं पर यह मिट्टी होगी। और जल की सर्वाधिक उपलब्धता कहाँ पर है? उत्तरी मैदान के क्षेत्र में, जहाँ पर हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये जो देखते हैं हम यहाँ पर, ये सिंधु नदी जिस तरह से यहाँ पर आती है, सिंधु नदी का नदी तंत्र है, इधर से गंगा नदी का नदी तंत्र काम करता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का नदी तंत्र। तो जहाँ पर ये नदी तंत्र हैं तो उनकी नदियों के साथ जो निक्षेप बहकर आते हैं वही जलोढ़ मृदा कहलाते हैं। अच्छा, सारा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से तो बना ही है, साथ ही एक सकरे गलियारे के द्वारा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है राजस्थान के पास से यहाँ पर ये एक सकरा गलियारा है और इस सकरे गलियारे के माध्यम से ये मिट्टी जो है राजस्थान और गुजरात तक जाकर फैल जाती है। पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो ये अगर हम इस तरफ आते हैं पूर्वी तटीय मैदान में तो हमको ये जलोढ़ मृदा महानदी में, महानदी के डेल्टे में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा मिलती है। अब यदि आपको जलोढ़ मृदा को मानचित्र में दर्शाना है तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अपवाह तंत्र को बहुत अच्छे से देखा है तो जलोढ़ मृदा के मैदानों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। जहाँ पर भी जीवित नदी तंत्र स्थापित हैं वहाँ पर जलोढ़ मृदा निश्चित रूप से आपको मिलेगी और इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने उत्तरी मैदान में पढ़ा हुआ है कक्षा 9वीं में। उसका थोड़ा सा हिस्सा इस अध्याय में आगे आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो भौतिक अवयवों की बात हम करते हैं तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं। इसमें जो मृत्तिका है यह धूल के बहुत बारीक कण होते हैं, मतलब मिट्टी का सबसे छोटा कण जो होता है वह कहलाता है मृत्तिका। मृत्तिका से आगे होती है सिल्ट, मतलब गाद जिसको बोलते हैं। गाद से थोड़ी मोटी होती है रेत और रेत से बड़ी होती है बजरी। इस तरह से मिट्टी के 4 भौतिक अवयव हैं जिसमें सबसे छोटा अवयव होता है मृत्तिका। मृत्तिका से थोड़ा बड़ा होता है गाद जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्ट, और सिल्ट से बड़ा होता है थोड़ा रेत, और रेत से बड़ा होता है क्या? बजरी। तो अब आप ये बताइए कि बजरी और रेत में क्या जल को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी? बिल्कुल नहीं। जितना भी पतला कण होगा, जितना छोटा कण होगा, उसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो ये हो गया भौतिक अवयव। इसके बाद हम देखते हैं मृदा के कणों का आकार। तो मृदा के कणों की आकार की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से, मुहाना मतलब नदी जहाँ पर समुद्र से मिलती है, उस जगह से जब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं नदी घाटी की तरफ, तो मृदा के कणों का जो आकार है वह बड़ा होता जाता है। यहाँ मृदा जितनी छोटी होगी यहाँ पर मृदा के आकार बढ़ता जाएगा। और जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तब हमने देखा था कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से नदी घाटी पर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे मिट्टी के कणों के आकार में वृद्धि होती जाती है, आकार बढ़ता जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक तत्वों के बारे में। रासायनिक तत्व मतलब जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। ये हो गए जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले तत्व। अब हम जलोढ़ मृदा की अन्य विशेषताएं देखें। जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। इसलिए उपजाऊ होती हैं क्योंकि ये अलग अलग नदियों के द्वारा निक्षेप के रूप में बहकर आती हैं, और अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती है। और खेती ना केवल अच्छी होती है बल्कि काफ़ी डेंस फार्मिंग होती है, मतलब बहुत घनी खेती की जाती है यहाँ पर। और घनी खेती की जा रही है तो घनी खेती अपने आप तो होगी नहीं, करने वाले इंसान ही होंगे। तो जब खेती घनी होगी तो वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या भी घना होगा, मतलब यहाँ पर जनघनत्व भी अधिक होगा। अच्छा, सूखे क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो मृदाएं जो है क्षारीय हो जाती हैं। मृदा का स्वरूप जो है क्षारीय हो जाता है, और यदि इन मृदाओं का हम सही उपचार कर लें और यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसलें, इनको याद रखिएगा, गन्ना,
धान, गेहूं और अन्य दलहन फसलें जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसलें होती हैं। एग्ज़ाम में आपसे यह पूछा जा सकता है मेनली कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन इत्यादि जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले तत्वों के बारे में अगर पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम जलोढ़ मृदा का पर्वतों से क्या संबंध है ये देखते हैं। जलोढ़ मृदा और पर्वतों की अगर हम बात करें तो ऐसी मिट्टियाँ जो पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में पाई जाती है, उसको भी हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। हालांकि आपके पाठ में दुआर, चो और तराई नहीं है, लेकिन आपको एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये होते क्या है। तो दुआर जो है वह पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र है जो पश्चिमी असम में हिमालय की तलहटी पर स्थित होते हैं। चो क्षेत्र की बात करें तो ये नदी के जल को ही हम चो क्षेत्र कहते हैं। विशेषकर शिवालिक पहाड़ियों से जुड़े मैदान में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं और उन नदियों में प्रवाहित होने वाले जल को कहते हैं चो। वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको चो कहते हैं। जबकि तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो जिस तरह से मृदा संसाधन के विभिन्न प्रकार होते हैं, उनमें एक प्रकार जलोढ़ मृदा होती है, उसी प्रकार जलोढ़ मृदा के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। और वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पहली मृदा होती है बांगर मृदा और दूसरी मृदा होती है खादर मृदा। बांगर को हम भांगर भी बोलते हैं। भांगर मतलब भंगार, भंगार मतलब पुराना होता है। तो जो बांगर मृदा होती है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर होती हैं। इनमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ऊपर ये वेदिका नुमा आकृति की तरह, एक छज्जे की तरह ये होती हैं और ये उपजाऊ भी नहीं होती हैं। जबकि खादर मृदा प्रतिवर्ष नई बन जाती है। नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में खादर मृदा पाई जाती है, नदी के बिल्कुल किनारे क्षेत्रों में। और हर साल नदी की बाढ़ आने की वजह से यह मृदा नवीनतम स्वरूप पा लेती है, इसलिए यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो बांगर मृदा उपजाऊ भी नहीं होती और बहुत पुरानी होती है, जबकि खादर मृदा उपजाऊ भी होती है और एकदम नई फ्रेश होती है। चलिए अब देखते हैं हम काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये लगभग पूरा प्रायद्वीपीय पठार काली मिट्टी का घर होता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है लावा चट्टानों से बना है और काली मिट्टी भी लावा चट्टानों से बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए गुजरात के पास ये हिस्से में सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा घाटी तक ये फैली हुई है। ये देखिए यहाँ पर इसका फैलाव ये थोड़ा यहाँ तक है और ये गोदावरी और कृष्णा घाटियों तक हम इसका फैलाव देख सकते हैं। अब काली मृदा में जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनको अगर देखें तो भौतिक अवयव की हम बात करें तो यह मृत्तिका से बनी होती है, मतलब प्योर क्ले से बनी होती है। इसमें क्ले होता है, मतलब यह जो है सबसे महीन कणों से मिलकर बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी के कण जितने भी महीन और बारीक होंगे वह पानी को उतना ज़्यादा अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो इसी वजह से काली मिट्टी जो है पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेती है। इसके कणों के आकार की बात करें तो महीन होता है, ये बता दिया मैंने। और रासायनिक तत्वों की बात करें तो इसमें आपको ये विज्ञान की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। जबकि फास्फोरस की मात्रा इस मिट्टी में कम होती है। इस तरह से इसमें पाए जाने वाले तत्व देख लिए। अब हम काली मिट्टी की अन्य विशेषताओं की बात करें तो काली मिट्टी को काली मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग काला होता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नामों में इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं और रेगर मृदा भी कहते हैं। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों के कारण काली मृदा बनती है। जलवायु और जनक सेलों का काली मृदा में निर्माण में बहुत अधिक योगदान होता है। इस मृदा में नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है।
मैंने बताया क्योंकि यह महीन कणों से बनी होती है और जितने बारीक कण होंगे मिट्टी के, वह मिट्टी उतनी अधिक मात्रा में नमी को धारण करेगी, उतनी अधिक मात्रा में पानी को अवशोषित करेगी। यह मिट्टी गर्म और शुष्क मौसम में गहरी गहरी दरारों से युक्त हो जाती है और इस वजह से इनमें हवा का मिश्रण बहुत ज़्यादा हो जाता है। दरारों से हवा इसके अंदर तक प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब यह मिट्टी गीली होती है तो यह चिपचिपी हो जाती है और इसमें चलना भी मुश्किल हो जाता है और जुताई करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मानसून प्रारंभ होता है, उसकी संभावना होती है, मतलब पहली बौछार मात्रा आती है और इस तरह की मिट्टी में खेती का काम शुरू कर दिया जाता है। काली मिट्टी की मुख्य फसल कपास है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी की मुख्य फसल कपास है। होने को बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्य फसल की जहाँ तक बात है तो वह है कपास। आगे हम देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो लाल पीली मिट्टी आपको जेब्रा क्रॉसिंग फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिख रही है। ये एरिया लाल मिट्टी का है, जिसमें दक्कन का पठार ये हो गया काली मिट्टी वाला, और इसका ये पूर्वी भाग, ये पूरा पूर्वी भाग रवेदार आग्नेय चट्टानों से बना है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होता है। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर, ये आपको दिख रहा है, ये गंगा का मैदान इसको बोलते हैं, इसके दक्षिणी छोर पर ये थोड़ा थोड़ा ये हमको यहाँ पर दिख रही है लाल और पीली मिट्टी, यहाँ पर यह पाई जाती। साथ में पश्चिमी घाट के पद पर, मतलब ये एरिया यहाँ पर इस एरिया में भी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की विशेषताएं अगर हम देखें तो इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की धातु के प्रसार के कारण होता है। मतलब इसमें लाल रंग लोहे की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि पीला रंग जल योजन के कारण, मतलब पानी की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखते हैं हम लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एरिया में यहाँ पर, और ये असम का कुछ प्रदेश है। ये थोड़ा लैटेराइट भूमि आपको दिखाई दे रही है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक यदि अपना ली जाए तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर चाय और कॉफ़ी उगाई जा सकती है। ये यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये क्षेत्र और ये तमिलनाडु का ये क्षेत्र, साथ में ये वाला हिस्सा, यहाँ पर यदि उचित तकनीक अपना लेते हैं तो चाय और कॉफ़ी अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है। साथ ही साथ काजू इसकी महत्वपूर्ण फसल है। लैटेराइट मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों की अगर हम बात करें तो लैटेराइट मृदा के भौतिक अवयवों में हम देखते हैं इसमें ह्यूमस कहाँ पाया जाता है। ह्यूमस वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पत्तियों का झड़ना होता है और ज़मीन पर वो गिर जाती हैं, और बारिश जब होती है तो ये पत्तियां जो है सड़ और गल जाती हैं, तो ये ह्यूमस का रूप बना लेती हैं और इस ह्यूमस से इस लैटेराइट सॉइल का निर्माण होता है। जबकि जहाँ पर वनस्पति कम है, विरल है, या वहाँ का वातावरण लगभग शुष्क है, तो वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं लैटेराइट मृदा के रासायनिक तत्वों की। तो इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। जबकि फसलों की अगर हम बात करें तो चाय, कॉफ़ी और काजू इसमें उगाया जाता है, ये हमने देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं लैटेराइट मृदा की अन्य विशेषताएं। लैटेराइट मृदा में जो लैटर शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ये आपको लैटेराइट मृदा की खुली हुई खदान दिख रही है, ओपन माइन कहलाती है ये। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह से इसको जब हम तोड़कर निकालते हैं तो ईंट के टुकड़ों की तरह यह मृदा निकलती है, और शायद इसीलिए इसे ईंट शब्द से जोड़ते हुए लेटर लाया गया और लेटर से इसको लैटेराइट मिट्टी बना दिया गया। लैटेराइट मृदा के निर्माण में उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का योगदान होता है। कैसे? यहाँ पर हम देखते हैं, हमने बताया था आपको कि भारत के कर्क रेखा के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जबकि नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो इस वजह से यहाँ क्या होता है, कभी सूखा मौसम होता है और कभी गीला मौसम होता है। तो इस सूखे और गीले मौसम के
एक के बाद एक आने जाने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। और अत्यधिक जब वर्षा होती है तब इसका निक्षालन होता है। निक्षालन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठक पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होकर नीचे के लेवल में पहुंच जाते हैं। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी होती है और अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 6 से कम होता है और 6 से कम जिनका पीएच मान होगा वे अम्लीय मिट्टी होगी, वे अम्लीय मृदा होंगी। और 6 से ज़्यादा मतलब एक तरह से हम 7 मान लें, 7.2 रहता है बिंदु, उससे आगे क्षारीय होती है। और 7 से कम है तो अम्लीय होती है और 7 से 7.2 के बीच यह न्यूट्रल पोजीशन हो जाती है। कैसी हो जाती है? न्यूट्रल मृदा कहला जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं लेटराइट मृदा की अन्य विशेषताओं में कि इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। यहाँ पर पर्णपाती और सदाबहार वन पर्याप्त मिलते हैं। ये देखिए पर्णपाती और सदाबहार वनों की जो पत्तियाँ यहाँ पर लगातार गिरती हैं और जब यहाँ पर बारिश होती है तो ये पत्तियाँ सड़ और गल जाती हैं, जिससे ह्यूमस तैयार हो जाता है और मिट्टी के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा जहाँ पर विरल और वनस्पतिहीन वातावरण है वहाँ पर ह्यूमस नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि यहाँ पर नमी का निर्माण ही नहीं होता। स्थल रूपों तथा उनकी स्थिति के अनुसार भी अपर्दन और भूमि निम्नीकरण की संभावना बनी रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्थल की आकृतियाँ अगर इस तरह की हैं तो यहाँ पर जल अपर्दन की संभावना भी है, वायु अपर्दन की संभावना भी है और साथ में मनुष्यों के क्रियाकलापों की वजह से जो खाइयाँ बनी हैं, मनुष्यों के क्रियाकलाप की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि निम्नीकरण का कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा राजस्थान में पाई जाती है भारत देश के। इसमें प्रमुख पाए जाने वाले तत्व जो हैं वह हैं रेत और नमक। नमक की मात्रा इनमें इतनी ज़्यादा होती है कि झीलों से जल को वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी तैयार किया जाता है, जैसे राजस्थान की सांभर झील। इसके बाद हम मौसमी प्रभाव की बात करें तो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर जल वाष्प अधिक मात्रा में बनती है और इस वजह से यहाँ पर मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जब यहाँ पर सूर्य बहुत अधिक तपेगा तो यहाँ की जो मिट्टी होगी, इस मिट्टी में नमी तो होगी ही नहीं और नमी नहीं होगी तो ह्यूमस नहीं बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं रंग की बात करें तो यह लाल और भूरे रंग की मिट्टी होती है। अब सवाल ये आता है कि मरुस्थली मृदा को कृषि योग्य भूमि में कैसे तब्दील करें। तो यह मृदा क्या होती है, इसके नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। जो मरुस्थली मृदा होती है उसके नीचे ये मृदा की सतह जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये मृदा की सतह है, उसके नीचे ये वाइट कैल्शियम के मात्रा बढ़ती है, यानी कैल्शियम की परतों के बीच बीच में कंकड़ पाए जाते हैं। इस तरह से कंकड़ हैं और ये जो है एक स्लेट की तरह चूने के कंकड़ के साथ साथ यह यहाँ पर ऐसी संरचना बन जाती है और इस संरचना के कारण इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। मतलब यहाँ पर पानी जो है अन्य मिट्टियों में जिस तरह से यहाँ पर जल आता है तो जल धीरे धीरे करके रिसते हुए मिट्टी के अंतिम स्तर तक जाता है और नीचे ग्राउंड वाटर तक वो पहुँच जाता है। लेकिन मरुस्थली मृदा में ये चीज़ नहीं हो पाती और यह मिट्टी में इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। इस तरह से पानी बारिश का गिरता है और ऊपर की ऊपर बह जाता है। अब यदि हम इसको सही तरीके से ट्रीट कर लेते हैं मिट्टी को तो हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में लोग खेती कर रहे हैं। तो इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा सिंचाई की विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करके हम मरुस्थली मृदा को कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अंतिम मृदा वन मृदा। ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा मतलब जहाँ पर्वत पहाड़ वृक्ष होंगे वहाँ पर वन मृदा पाई जाएगी और इसका गठन जो है पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार चेंज होता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट मतलब जलोढ़ मिट्टी प्रवृत्ति की होती हैं और सिल्टदार मतलब गाद से भरी हुई होती हैं। जहाँ पर नदियों की घाटियाँ होंगी, जैसे कि आपको मैंने ये बताया, यहाँ पर ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर नदियाँ बहकर आती हैं तो साथ में सिल्ट लेकर आती हैं और ये सिल्ट काफ़ी गाढ़ा होता है। और जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं और जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी। तो इस तरह से नदी घाटियों में ये जो वन मृदा है ये दोमट और सिल्टदार प्रकृति की होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। जब ये नदी यहाँ जाती है ऊपर जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, तब
पर्वतीय क्षेत्रों की जो मिट्टी है, वन मृदा जो है वह मोटे कणों की होती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नदी घाटी में जब हम मुहाने से उद्गम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मिट्टी के कणों का आकार बड़ा होता जाता है। सामान्य तौर पर हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं में बहुत ज़्यादा अपरदन होता है और ये मृदाएं एसिडिक होती हैं तथा इनमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। नदी के निचली घाटी क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदाएं उपजाऊ हो जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वन मृदा के अपरदन के साथ साथ सभी तरह की मृदाओं का अपरदन कैसे होता है और उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मृदा का अपरदन। तो आपको एक लाइन में बता दें कि मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के कटाव को ही मृदा का अपरदन कहते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं चित्र में कि किस तरह से पानी के द्वारा, हवा के द्वारा इस मिट्टी में कटाव हुआ है और इस कटाव को ही हम वैज्ञानिक भाषा में मृदा अपरदन कहते हैं। अच्छा, मृदा का अपरदन और मृदा का निर्माण दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है और दोनों में संतुलन बना हुआ होता है। लेकिन मृदा के अपरदन में प्राकृतिक रूप से यदि अपरदन हो रहा है जलवायु या तापमान इत्यादि तत्वों के कारण, तो बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह रीसेट अपने आप को कर सकता है। लेकिन जब मृदा अपरदन के हम कारणों को जानते हैं तो मृदा अपरदन केवल प्राकृतिक तत्वों के कारण नहीं होता, मानवीय कारक भी उसमें शामिल होते हैं। और जब मानवीय कारक उसमें शामिल हो जाते हैं तो मृदा के अपरदन के बाद मृदा को संतुलित होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने लगता है। चलिए देखते हैं मानवीय कारक कौन से हैं। तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन, जंगलों को काटना। इसके साथ साथ अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा पशुओं को जंगलों में ले जाके चरा देना, इस वजह से भी मृदा का अपरदन होता है। साथ साथ निर्माण कार्य और खनन इत्यादि की वजह से, ये जो मानवीय क्रियाएं हैं इससे मृदा का अपरदन होता है। जबकि प्राकृतिक क्रियाओं में देखें तो हवा के द्वारा ये अपरदन हो रहा है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है हिम नदी मतलब ग्लेशियर के द्वारा, और सामान्य पानी के द्वारा भी अपरदन होता है। बाढ़ इत्यादि क्षेत्र में इस तरह का अपरदन हमको देखने में आता है। बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए ऐसी गहरी वाहिकाएं बनाता है जिनको अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इस वजह से इसको बैडलैंड या उत्खात भूमि कहते हैं। अब यहाँ पर शब्दों को देखकर हमको लग रहा है कि बड़ा वजनदार शब्द है कि बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए आगे बढ़ता है। बिल्कुल आप ऐसा मत लिखो, आप तो ये लिखो कि जब बारिश का पानी आता है या नदी का पानी आता है या पानी बहता है, तो जब पानी बहता है तो मिट्टी में कटाव होता है और कटाव होता है तो गहरी गहरी छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं और इन्हीं नालियों के कारण इन खेतों को जोतना मुश्किल हो जाता है और इस तरह की जो भूमि होती है उसको उत्खात भूमि या बैडलैंड कहते हैं। चंबल के जो बेसिन में इस तरह की भूमि होती है उसको हम बोलते हैं खड्ड, चंबल के खड्ड कहलाते हैं, रेवाइन। जबकि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। क्या होता है, कई बार जो पानी है वह एक बहुत विशाल क्षेत्र को, ढके हुए क्षेत्र को साथ में पानी के साथ बहता रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो विशाल क्षेत्र से पानी बह रहा है तो ऊपर की मिट्टी घुलकर पानी के साथ बह जाती है। जैसे बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि पूरे खेत में पानी भर गया है। अब पानी भर गया तो ये पानी धीरे धीरे करके एक विशाल क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये जो मिट्टी की ऊपरी परत है ये धीरे धीरे करके बहने लगती है घुलकर, और इसी को हम बोलते हैं चादर अपरदन या शीट इरोजन। तो ये मृदा अपरदन का एक और प्रकार हमने देखा। अब पवन के द्वारा जो अपरदन होता है उसको हम पवन अपरदन कहते हैं। इसके अलावा गलत तरीके से हल चलाने से भी मृदा का अपरदन होता है, जिसको हम हल चलाने से हुआ अपरदन कहते हैं। इस तरह से अलग अलग वजहों से अपरदन होता है। चलिए, इस तरह के अपरदन जब हो रहे हैं तो इस अपरदन से बचने के लिए या खराब होती मिट्टी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए क्या किया जाए, तो चलिए हम देखते हैं मृदा संरक्षण में। इसको मृदा संरक्षण के अंतर्गत हम ये काम कर सकते हैं। समोच्च जोताई, कंटोर प्लॉइंग। इसमें क्या होता है, ढाल वाली ऊंची भूमि पर
समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाते हैं। समोच्च रेखाएं कैसे होती हैं? जैसे ये ऊपर ये पूरा जो ऊपर पठारी क्षेत्र है उसकी एक समोच्च रेखा हो गई, फिर उसके नीचे हम इस तरह से कंटूर लाइन बनाते हैं ना, ये कंटूर लाइंस बनती हैं ज्योग्राफी में, ये कंटूर लाइन। तो इन कंटूर लाइंस के पैरेलल, इस कंटूर लाइन के समानांतर, तो इस तरह से इन कंटूर लाइंस के पैरेलल यहाँ यदि हम हल चलाते हैं और भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर सोपान तैयार करते हैं, सोपान मतलब सीढ़ियाँ, तो इस तरह की जो खेती होती है वह सीढ़ीदार कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। तो गलत तरीके से हल चलाने की बजाय इस तरह से अगर हल चलाया जाए तो हमको भूमि के अपरदन से, मिट्टी के अपरदन से बचा जा सकता है। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती का प्रयोग करके भी बड़े बड़े खेतों को अलग अलग पट्टियों में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच की पट्टियों में यहाँ पर घास उगा देते हैं, जिससे पवन अपर्दन के द्वारा मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है, जल अपर्दन के द्वारा मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है। इस तरह की खेती को बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग या पट्टी कृषि, पट्टीदार खेती। इससे भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है और रक्षक मेखला बनाकर भी कर सकते हैं। रक्षक मेखला मतलब ये आपको दिख रहा है खेत, इस खेत में पेड़ों की बाड़ लगा दी। लंबी पेड़ों की बाड़ लगा देने से क्या होता है कि मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता, मिट्टी का बहाव रुक जाता है। हम कहते भी हैं पेड़ों की जड़ों से मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो इस तरह से इन रक्षक पट्टियों के माध्यम से रेत के टीलों का भी स्थायीकरण किया जाता है। तो इस तरह से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मृदा संसाधन को बहुत विस्तृत तरीके से देख लिया। अब यदि हम उसको एक नज़र में देखना चाहें तो आपके सामने ये दिया हुआ है कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं। जलोढ़ मिट्टी, यह भारत की 22% क्षेत्र पर होती है। इसमें पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कितनी गहराई में मिलती है, इसकी उर्वरता कैसी होती है, इसकी प्रमुख फसलें क्या हैं और इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं, इनको हम इस चार्ट के माध्यम से देख और समझ सकते हैं। तो पूरा पाठ यदि किसी को नहीं पढ़ना है तो केवल इस चार्ट का स्क्रीनशॉट बना लीजिए और याद कर लीजिए। तो इस तरह से मृदा संसाधन का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।